इंडिफरेंस कर्व टेक्निक में आज हम स्टडी करेंगे सुपीरियरिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक ओवर यूटिलिटी एनालिसिस। उदासीनता वक्र विधि की उपयोगिता विश्लेषण विधि से श्रेष्ठता। हमने स्टडी जब किया था यूटिलिटी एनालिसिस को डिटेल में और इंडिफरेंस कर्व टेक्निक को, तो उसमें हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व टेक्निक जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है किससे, जो मार्शल ने यूटिलिटी एनालिसिस दिया है उस कॉन्सेप्ट से, मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण से। तो हम कह सकते हैं कि यस, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक सुपीरियर है यूटिलिटी एनालिसिस से। अब ये कैसे सुपीरियर है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है उपयोगिता के माप के गणनावाचक दृष्टिकोण के स्थान पर क्रमवाचक दृष्टिकोण। ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट इन प्लेस ऑफ कार्डिनल अप्रोच। जो मार्शल थे और उनके जो कॉन्सेप्ट को फेवर करने वाले इकोनॉमिस्ट्स थे, उनके अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी की थ्योरी है, यानी जो यूटिलिटी एनालिसिस है, उसमें यूटिलिटी को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों में मेजर किया जा सकता है। ये अकॉर्डिंग टू मार्शल था। मार्शल के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको सिद्धांत और व्यवहार दोनों में मेजर किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कंज्यूमर है, वो किसी वस्तु को कंज्यूम करता है, तो वो यह बता सकता है कि उसे उस प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी मिली, और वह उस यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो यूटिलिटी का ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक है, इसको जिन इकोनॉमिस्ट ने फेवर किया है, उनका कहना है कि यूटिलिटी एक तरह से क्या होती है, पर्सनल होती है और साइकोलॉजिकल होती है, और उसको न्यूमेरिकल में या नंबर्स में या संख्या में उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, उसमें यूटिलिटी को कैसे मेजर करने का जो टेक्निक है या मेजर करना जो है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है ऑर्डिनल अप्रोच पर, ऑर्डिनल दृष्टिकोण पर, या हम कह सकते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण पर। और इस ऑर्डिनल अप्रोच के कारण क्या है, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना ज़रूरी नहीं है। इसमें जो कंज्यूमर है, उसको किसी प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिली है उसको संख्या में मेजर करना नहीं पड़ता, जबकि क्या होता है, उसमें उपभोक्ता को जो अलग अलग वस्तुएं हैं, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है, उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है या संतुष्टि है, उसको एक कर्व के रूप में दिखाया जाता है, पसंद की क्रम में दिखाया जाता है। वो एक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रखता है कि पहले उसको ये इस प्रोडक्ट से इतना सेटिस्फैक्शन मिला, सेकंड से इतना, थर्ड से इतना। अर्थात उसे केवल ये बताना होता है कि वह जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले रहा है, जो संयोग ले रहा है वस्तुओं का, उसमें उसको किस कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और किस कॉम्बिनेशन से कम मिला, या फिर दोनों से ही उसको समान मिला। इसलिए वो इंडिफरेंट होता है, उदासीन होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक जो एनालिसिस है, ये मोर प्रैक्टिकल है और रियल है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज फ्री फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यह मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता से मुक्त है। मार्शल का यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वह किस पे डिपेंड करता है या किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता पर, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पर। और वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से अवास्तविक मान्यता है, गलत अजम्पशन है। मार्शल ने अपना जो एनालिसिस किया है
वो इस बेस पर किया है कि उपभोक्ता किसी समय पर, यानी कि जो कंज्यूमर है वो किसी एक पर्टिकुलर समय विशेष पर क्या करता है, किसी प्रोडक्ट पर या किसी वस्तु पर अपनी इनकम का बहुत कम व्यय करता है। इसलिए उसके लिए जो ये जो सीमांत उपयोगिता होती है, द्रव्य सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो स्थिर रहती है। लेकिन असली में क्या है कि यह मान्यता जो है, ये अजम्पशन है, यह यूटिलिटी एनालिसिस को एक तरह से अनरियल बना देता है। क्योंकि अगर इस मान्यता को बेस मानते हैं तो इसके आधार पर केवल एक वस्तु मॉडल का विश्लेषण किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन जब कंज्यूमर एक साथ बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करता है, तब इस द्रव की स्थिर मान्यता के आधार पर विश्लेषण पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक है वह द्रव की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता के बगैर ही मांग का विश्लेषण करती है। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट नहीं मानते हैं इंडिफरेंस कर्व टेक्निक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एक्सप्लेन्स द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस इफेक्ट। यह विधि क्या करती है, यह विधि मूल्य प्रभाव के आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करती है। किस तरह करती है देखिए, मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस कॉन्सेप्ट है उसमें एक एरर है। क्या है वो त्रुटि? वो त्रुटि यह है कि वो क्या करता है कि वह किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है और उस चेंज के होने से इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे प्रभावित होते हैं, या हम कह सकते हैं आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव जो है उसकी अवहेलना करता है। जबकि इंडिफरेंस कर्व मेथड में क्या होता है, उदासीनता वक्र विधि क्या करती है, किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को डिवाइड कर देती है। वो कैसे डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में, एक तो इनकम इफेक्ट में और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एनालिसिस होता है उसके अंदर। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, यानी किसी वस्तु का जब मूल्य कम हो जाता है, तो उससे जो प्रथम उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, यानी कि जो कंज्यूमर है, हम फर्स्ट कंज्यूमर मान लेते हैं, उसकी जो रियल इनकम है, जो एक्चुअल इनकम है, वो बढ़ जाती है। वो क्या है उसका, वो इनकम इफेक्ट है। और सेकेंडली क्या होता है, वह वस्तु जो अन्य वस्तुओं से सस्ती हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उपभोक्ता उस वस्तु को अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयोग करने लगता है। यह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इंडिफरेंस कर्व टेक्निक में मूल्य परिवर्तन के प्रभावों को, यानी कि जो प्राइस में चेंजेस होते हैं उनके जो इफेक्ट्स होते हैं, उसको आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करके उसका स्टडी किया जाता है। यानी कि अगर प्राइस में कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके इफेक्ट को इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स में डिवाइड करके उसका स्टडी किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक मेथड्स हैं, यह विधि जो है यह यूटिलिटी एनालिसिस से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सुपीरियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स अ मोर जनरल एंड एडिकेट लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि अधिक व्यापक मांग नियम की व्याख्या करने में सहायक है। अगर हम कंपेयर करते हैं मार्शल्स के लॉ को, या हम कह सकते हैं कि मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस को और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को, तो जो मार्शल के मांग के उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र विधि, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व मेथड है, मांग के नियम की अधिक व्यापक तथा समुचित व्याख्या करने में सहायक है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को ज़्यादा प्रॉपर वे में, वाइड वे में और प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक इन कंपैरिजन टू मार्शल की टेक्निक। जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है,
वो क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस के जो मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं उनसे फ्री है, वो उनसे मुक्त है। ये क्या करता है, मूल्य परिवर्तन के जो प्रभाव है उसको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिवाइड करता है। इसलिए इसके आधार पर हमें किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड का वाइड एवं कह सकते हैं कि एक व्यापक एवं समुचित नियम प्राप्त होता है। जो मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस है, या हम कहें मार्शल का जो मांग नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो इन्फीरियर गुड्स के प्राइस में कमी होने पर, यानी कि जो घटिया वस्तुएं होती है उनके मूल्य में कमी होने पर उनकी डिमांड कैसे कम होती है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। घटिया वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने पर या निम्न जो वस्तुएं मानी जाती है, जो इन्फीरियर गुड्स माने जाते हैं, उनकी वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर उनकी मांग में कैसे कमी होती है उसको स्पष्ट नहीं करता। जबकि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व मेथड है, इसमें मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को, यानी प्राइस चेंज के जो इफेक्ट हैं उसको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिवाइड किया करके स्पष्ट किया जाता है। मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट जिससे हम बता सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कैसे सुपीरियर है यूटिलिटी एनालिसिस से, तो पॉइंट है, देखिए, बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इनकम एंड वेलफेयर इम्प्लीकेशंस ऑफ अ प्राइस चेंज। मूल्य परिवर्तन के आय एवं कल्याण संबंधी परिणामों की अच्छी व्याख्या। जो इंडिफरेंस कर्व्स है, उदासीनता वक्रों की सहायता से क्या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन के जो कल्याणात्मक परिणाम है, यानी जो वेलफेयर इम्प्लीकेशंस है, उनको आय परिवर्तन के परिणामों में परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अब कैसे इसको हम समझ सकते हैं, देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में रिडक्शन हुआ है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उपभोक्ता कल्याण, या हम कह सकते हैं उसकी जो संतुष्टि है, उसके निम्न स्तर से उच्च स्तर पर वह चला जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वह उच्च स्तर से निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में चेंजेस होने के कारण उपभोक्ता के सेटिस्फैक्शन लेवल में जो परिवर्तन होता है, यानी हाँ उसके कल्याण में जो परिवर्तन होता है, वे रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, और जो वास्तविक आय में परिवर्तन होते हैं उनके समान ही होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जो कंज्यूमर है, कल्याण के उच्च स्तर पर पहुंचने की कल्पना वस्तु के मूल्य में कमी के स्थान पर आय में वृद्धि के द्वारा भी कर सकता है। कल्याण से मतलब यहाँ पर सेटिस्फैक्शन से है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट स्टडीज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर गुड्स इंस्टेड ऑफ 1 गुड। यह विधि एक वस्तु के स्थान पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संयोग का अध्ययन करती है। मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण है उसकी एक त्रुटि, या हम कह सकते हैं एक एरर, यह है कि वह किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ध्यान में नहीं देती और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को भी उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। या हम कह सकते हैं कि मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण है केवल एक वस्तु की उपयोगिता का विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है। मार्शल के विश्लेषण में प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता को क्या माना गया है, स्वतंत्र माना गया है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि एक वस्तु का विश्लेषण रियलिटी से बहुत दूर होता है। क्यों?
क्योंकि जनरली उपभोक्ता किसी एक समय पर किसी एक प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अनेक वस्तुओं के संयोग को क्रय करता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेस करता है वो। और जो इंडिफरेंस कर्व मेथड है, उदासीनता वक्र विधि है, एक से अधिक वस्तुओं के विश्लेषण की टेक्निक है जो प्रतियोगी तथा पूरक सभी प्रकार की वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करती है। तो इस पॉइंट से भी क्लियर होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक है वो सुपीरियर है किससे? यूटिलिटी एनालिसिस से। लास्ट में एक और पॉइंट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व टेक्निक कैसे सुपीरियर है यूटिलिटी एनालिसिस से। देखिए, उदासीनता वक्र जो विश्लेषण है वो बहुत ही कम मान्यताओं पर बेस्ड है, बहुत कम मान्यताओं पर आधारित है, यानी कि इट इज बेस्ड अपॉन फीवर एजम्पशंस। हम कह सकते हैं कि मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण है अत्यधिक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, अनरियल अजम्पशंस पर बेस्ड है, जबकि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो बहुत ही फ्यू यानी कम मान्यताओं पर आधारित है तथा उपयोगिता विश्लेषण से अधिक सही एवं वास्तविक एक्चुअल या हम कह सकते हैं रियल वास्तविक निष्कर्ष प्राप्त कर लेता है। इस तरह इन डिफरेंट पॉइंट्स से हमने स्टडी किया कि इंडिफरेंस कर्व जो टेक्निक है वो यूटिलिटी एनालिसिस से सुपीरियर है।